चलो देखो शुरू करते हैं। संबंध, रिलेशन, देखने में बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन अपने आप में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक, इसलिए कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, साथ ही साथ आगे के किसी भी कंपटीशन में इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तार्किक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा होता है इसमें। बाकी अगर अलजेब्रास वगैरह देखें तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज ज्यादा करना पड़ता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, संबंध, रिलेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रमित युग्म का, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या होता है? अगर कोई हम समुच्चय ले लें ए और इसके अवयवों को ले लें ए कमा बी, तो पीछे पढ़कर आए हो कि समुच्चय के अवयवों को हम मझौले कोष्ठक में व्यक्त करते हैं या रखते हैं। समुच्चय के अवयवों को कहां रखते हैं? हम मझौले कोष्ठक में रखते हैं। तो अगर हम किसी समुच्चय के अवयवों को ले लें और उनके क्रम को इधर से उधर कर दें, यानी उनके क्रम को बदल दें, तो उनके मान में बहुत अंतर नहीं आता, कोई अंतर आता ही नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी कमा ए भी लिख सकते हैं, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा समुच्चय अगर है तो। लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, जो इसके अवयव हैं ए और बी, अगर उनका स्थान हम फिक्स कर दें, अगर उनका स्थान स्थिर कर दें कि नहीं ये यही रहना चाहिए और ये वाला यहां रहना चाहिए, अगर इनका स्थान हम क्या कर दें? स्थिर कर दें, तब हम उसको क्रमित युग्म कहते हैं। और उसको स्मॉल ए कमा बी को अगर एलिमेंट्स है तो उसको हम छोटे कोष्ठक के अंदर रखते हैं, ये हमारा क्रमित युग्म कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। अगर कोई भी अवयव हो, किसी भी समुच्चय के कोई अवयव हो और उनका स्थान अगर हम फिक्स कर दें, उनका स्थान क्या कर दें? फिक्स कर दें, तो वो क्रमित युग्म कहलाता है और उसको छोटे कोष्ठक के अंदर रखते हैं। इसमें ए को हम क्रमित युग्म का प्रथम घटक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रथम घटक कहते हैं। और ये वाले को हम द्वितीय घटक कहते हैं। इसको प्रथम घटक कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? द्वितीय घटक कहते हैं। ये चीज याद रखना। तो क्रमित युग्म समझ में आया? क्रमित युग्म मतलब कि अगर किसी समुच्चय के अवयवों का स्थान फिक्स कर दें, यदि किसी समुच्चय के अवयवों का स्थान क्या कर दें? फिक्स कर दें, स्थिर कर दें, तो वह हमारा क्रमित युग्म कहलाता है। और क्रमित युग्म को प्रायः हम छोटे कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जो पहले स्थान पे होता है उसको क्रमित युग्म का प्रथम घटक कहते हैं, और जो दूसरे स्थान पर आता है उसको हम क्रमित युग्म का द्वितीय घटक कहते हैं। यह इसका क्रमित युग्म हो गया। अब आते हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्तीय गुणनफल, सब बेसिक से एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन क्या कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब यदि ए और बी अगर कोई अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें मतलब जो खाली ना हो, उसमें कोई ना कोई अवयव जरूर हो, उसे अरिक्त कहते हैं। तो यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो सभी संभव क्रमित युग्म ए कमा बी का समुच्चय, सभी क्रमित युग्म ए कमा बी का जो समुच्चय होता है वह कार्तीय गुणन कहलाता है। फिर से समझो, यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हो और स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट हो कैपिटल ए का, स्मॉल बी हो एलिमेंट है किसका? कैपिटल बी का, तो सभी संभव क्रमित युग्म ए और बी का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वह कार्तीय गुणन कहलाता है। हम इसे
प्रायः ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए क्रॉस बी से। और एक चीज याद रखना कि जितना आगे फंक्शन पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, उसमें इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे। तो कुल मिला कर समझ जाओ कि इसका प्लेटफॉर्म है, यह कार्तीय गुणन इसका क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो ये थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए। जैसे अगर हम ले लें ए बराबर 1,2, बी बराबर ले लें a, b, तो इसका कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा? a क्रॉस b इक्वल टू, या हम ले लेंगे 1, a, फिर 1, b, फिर 2, a, फिर कितना 2, b। यह हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्तीय गुणन समझ में आएगा। मतलब क्या करेंगे कि इसके प्रथम घटक को लेकर इनके दोनों घटकों से गुणा कर देंगे, या ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। फिर इसका सेकेंड कंपोनेंट्स लेकर इसके दोनों कंपोनेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। इससे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। कंफर्म हुआ इतना? आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिलेशन की, संबंध। वही मेन चैप्टर है। संबंध, रिलेशन। रिलेशन यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय हो, यदि ए और बी क्या हो? कोई अरिक्त समुच्चय हो, तो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक, ए क्रॉस बी में क्या मिलेगा? यही ना, ऑर्डर्ड पेयर ही तो मिलेगा हमें। तो इसका प्रत्येक जो उपसमुच्चय होगा, प्रत्येक उपसमुच्चय होगा ए और बी का, ए से बी में क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। और वही अगर बी क्रॉस ए का ले ले तो वह बी से ए में संबंध कहलाएगा। आया समझ में? मतलब क्या करें, ए क्रॉस बी ले ले तो ए क्रॉस बी में कुछ हमको कंपोनेंट्स मिलेंगे ना, कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ना, तो उनका कोई भी उपसमुच्चय ले लें, मतलब उसमें से कोई भी एक पेयर ले लें या सारे पेयर्स ले लें, तो कोई भी एक पेयर ले लें या सारे पेयर ले लें, तो वह उसका क्या कहलाएगा? ए से बी में संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए से बी में संबंध कहलाएगा। और यदि बी क्रॉस ए का, अगर हम कोई बी क्रॉस ए का ऑर्डर्ड पेयर ले लें या बी क्रॉस ए का कोई उपसमुच्चय ले लें, तब वह बी से ए में संबंध कहलाएगा। तब वो क्या कहलाएगा? बी से ए में संबंध कहलाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आर सच दैट, यानी आर एक संबंध है किससे? ए से बी में। आर संबंध है किससे? ए से बी में। जैसे मान लो हमने ले लिया, माना ए बराबर 1, 2, 3, थोड़ा ऊपर से लेते हैं। एक चीज और, थोड़ा सा नोटेशन। अगर मान लो ए जो है एलिमेंट है कैपिटल ए का, और बी जो है एलिमेंट है कैपिटल बी का, और यदि ए से बी में कोई संबंध है, तो हम इतना लंबा ना लिखकर इसको ए आर बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए आर, यानी ए रिलेटेड है किससे? बी से। ए रिलेटेड है बी से। अब इसका एक एग्जांपल ले लें। मान लो हमने ले लिया ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर हमने ले लिया कितना? 4, 5, ये हमने ले लिया। तो हम यहां से ए क्रॉस बी निकालें। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 4, फिर क्या होगा? 1, 5, फिर 2, 4, फिर 2, 5, फिर
3,4, फिर कितना 3,5। ठीक है, ये हमने एक राशि भी निकाल दिया। अब हम एक संबंध ले रहे हैं R1, दिस इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया 1,4, 2,4, 2,5। तो यह तो एक रिलेशन होगा ना ए से बी में। क्यों रिलेशन होगा? अगर हम इनकी बात करें, इन ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, 1,4 इसका उपसमुच्चय है, 2,4 इसका उपसमुच्चय है, और 2,5 इसका उपसमुच्चय है। यानी ये जो R1 संबंध दिया हुआ है वह एक राशि बी का उपसमुच्चय है, तो हम इसको संबंध कहेंगे ना। यही तो डेफिनेशन है कि ये जो संबंध हमारा तभी कहलाएगा जब इसके ऑर्डर्ड पेयर, जब इसके कंपोनेंट्स इसके उपसमुच्चय हो, यानी इस अवयवों के अंदर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं जितना लिए हैं सब इसके अंदर है कि नहीं? तो है, तो यह इसका क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। ये संबंध होगा ए से बी में। अगर हम ले लें R2, दिस इज इक्वल टू, अगर मान लो हमने ले लिया 1,5, 3,4, 3,5 और 2,4, बोलो ये संबंध होगा कि नहीं होगा? ये संबंध होगा कि नहीं होगा? क्या इसके सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं कि नहीं? 1,5 है ना, 3,4 है, 3,5 है, 2,4 है, तो क्या ये संबंध होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन होगा। अगर हम फिर ले लें R3, दिस इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1,5, फिर हमने ले लिया 5,2, फिर ले लिया 3,4, फिर ले लिया हमने 3,5। ये बताओ संबंध होगा कि नहीं होगा? संबंध होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बाकी सब तो है, लेकिन 5,2 कहीं इधर है नहीं, है ना, तो ये हमारा संबंध नहीं होगा। तो समझ में आया ए से बी में संबंध कब होगा? जब ए और बी के कार्टेशियन प्लेन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन सबका जो उपसमुच्चय होगा वही संबंध को दिखाएगा ए से बी में। अगर वही हमने जो ए क्रॉस बी लिया है, अगर वो बी क्रॉस ए लेता अगर हम, तो संबंध किससे किस में होता? बी से ए में होता। आया इतना समझ में? इसको हम फिर पहले एक बार देख लो, चलो फिर इसको देख लो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, बात करते हैं इसके प्रकार की। इसके प्रकार की बात कर लें, संबंधों के प्रकार की, तो पहला हमारा यह है रिक्त संबंध। जो मुख्य मुख्य हम बता दे रहे हैं, रिक्त संबंध है। दूसरा हम पढ़ेंगे तत्समक आइडेंटिटी, तत्समक संबंध। तीसरा पढ़ेंगे, पहला रिक्त होता है, दूसरा क्या होता है? तत्समक होता है, तीसरा क्या? रिफ्लेक्सिव है ना, स्वतुल्य है क्या? तीसरा क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य नहीं, एक मिनट, इसको क्रम से और करो, इसको थोड़ा क्रम गलत हो रहा है। रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल। तीसरा तत्समक, तत्समक संबंध। चौथा स्वतुल्य संबंध, और पांचवा तुम्हारा संक्रमक। क्या? हाँ, सममित, सॉरी, सममित संबंध। और छठवां हमारा संक्रमक देख लेते हैं, बीच में होगा, लेकिन हम मेन जिससे हमको क्वेश्चन को हल करना है वो समझ लेते हैं।
ये इसको रिक्त संबंध को अंग्रेजी में कहते हैं वॉइड रिलेशन। सार्वत्रिक को यूनिवर्सल रिलेशन। तत्सम को आइडेंटिटी रिलेशन। स्वतुल्य को क्या कहते थे अंग्रेजी में? रिफ्लेक्सिव ना, हाँ रिफ्लेक्सिव। सममित को सिमेट्रिक और संक्रमक को ट्रांजिटिव। रिलेशन ये हो जाता है। ये मुख्य रूप से इसी को हमको पढ़ना है जिससे हमको क्वेश्चन हल करना हो। चलो सबके बारे में बात कर लेते हैं। रिक्त संबंध, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो a बराबर हो गया हमारा 1,2,3, ये हमने ले लिया। b बराबर हमने ले लिया वही 4,5। तो a क्रॉस b निकाल दें, तो a क्रॉस b में क्या होगा? 1,4, फिर कितना 1,5, फिर 2,4, फिर 2,5, फिर 3,4, फिर कितना होगा 3,5 हो जाएगा। ये हमने एक रात। तो हमने तो यही बताया था ना, जब रिलेशन का डेफिनेशन बताया, संबंध का जो डेफिनेशन बताया, तो हमने यही बताया था कि एक रास बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, एक रास बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है। ए से बी में क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। और एक समुच्चय, जब सेट थ्योरी तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, तो उसमें तुम ये पढ़े हो कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो अगर हम मान लो एक संबंध ले लें, R1 बराबर केवल ये फाई ले लें, फाई मतलब ये कुछ ना ले, रिक्त समुच्चय ले लें, तो रिक्त समुच्चय भी तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये रिक्त समुच्चय, तो ये बताओ ना उस डेफिनेशन के अनुसार यह एक रास बी का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये रिक्त समुच्चय तो इसका उपसमुच्चय होगा। और जब उपसमुच्चय है तो जाहिर सी बात है कि रिलेशन होगा, संबंध होगा। और इसी मतलब ये रिक्त समुच्चय को ही अगर एक ये भी ए रिक्त जो समुच्चय है एक रास बी का उपसमुच्चय होगा, तो इसको हम रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध, वॉइड रिलेशन, रिक्त संबंध कहते हैं। यानी फाई को, यानी जो रिक्त है वो अभी एक रास बी का उपसमुच्चय होगा, जिसे हम ए से बी में क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। तो रिक्त संबंध कंफर्म हुआ। रिक्त वो तो किसी के लिए भी हो जाएगा। अगर हम फाई ले लें, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहां हमने रिक्त समुच्चय लिया, तो ये इसका भी उपसमुच्चय होगा, इसलिए इसको हम ए से बी में क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। दूसरा ले लें R2। इसके जैसे हमने ये लिया R2 बराबर 1,4, 2,5, फिर 3,5। तो ये बताओ ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये संबंध होगा कि नहीं होगा? संबंध होगा ना, क्योंकि इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सब इसके अंदर है, ये संबंध होगा। अगर हम R3 ले लें और ले लें 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, फिर कितना 3,4, 3,5। हमने क्या लिया R3 में?
1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। अब ये बताओ रिलेशन होगा कि नहीं होगा? संबंध होगा ना, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव, इसका जो प्रत्येक अवयव है या प्रत्येक जो समुच्चय है, यह इसका उप समुच्चय है, तो यह संबंध होगा। अब ये संबंध कैसा होगा? तो हमने इसके सारे उप समुच्चयों को ले लिया है, हमने इसके सारे उप समुच्चयों को ले लिया है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध समझ में आ गया क्या होता है? सार्वत्रिक मतलब एक रास बी के सारे अगर उप समुच्चयों को ले लें, एक रास बी के सारे उप समुच्चयों को ले लें, तो जो संबंध प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तीसरा तत्समक संबंध। तीसरा देखना, तत्समक संबंध क्या होता है? आर, एक संबंध आर एक तत्समक संबंध कहलाता है यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध रखता हो, केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध रखता हो, किसी और के साथ संबंध नहीं रखता, उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। यानी आर जो होता है वह तत्समक संबंध कहलाता है। कब? जब किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं के साथ ही कोई संबंध रखता हो, उसको हम तत्समक संबंध कहते हैं। जैसे अगर मान लो हमने ले लिया ए बराबर क्या, 1, 2, 3, ए बराबर हमने क्या ले लिया? 1, 2, 3, तब रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2 और 3,3। ये हमारा कौन सा? ये R1 बराबर, तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट है 1, वह सिर्फ 1 से ही संबंधित है, स्वयं से संबंधित है। 2 है जो 2 से संबंधित है, 3 जो है वो 3 से संबंधित है, इसलिए हम इसको कौन सा संबंध कहेंगे? तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दिए गए सेट्स का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं के साथ ही संबंध रखता हो और किसी के साथ संबंध नहीं रखता हो। बात समझ में आ रही है ना? तो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? अगर मान लो ऐसे ही हम करते हैं, R2 बराबर 1,1, 2,2, 3,1, तो क्या यह तत्समक संबंध होगा? क्या यह तत्समक संबंध होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां 1, 1 से संबंधित है, 2, 2 से संबंधित है, लेकिन 3, 3 से संबंधित नहीं है। तो ये रिलेशन तो होगा, क्योंकि अगर खुद में इसमें रिलेशन निकालें तब तो रिलेशन तो होगा, लेकिन ये तत्समक संबंध नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। आते हैं स्वतुल्य पे, इसमें बस थोड़े से का अंतर होता है, तत्समक में और स्वतुल्य में बहुत कम का अंतर होता है, तो उसको देख लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य की बात करते हैं। एक संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो। किसके साथ संबंधित हो? स्वयं के साथ संबंधित हो, किसी और के साथ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहला कंडीशन कि वह स्वयं के साथ भी होना चाहिए, वह स्वयं के साथ भी होना चाहिए। किसी और के साथ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ स्वयं के साथ होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो। जबकि तत्समक में ये कहता था कि नहीं, वो केवल स्वयं के साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उसका संबंध यानी उसके प्रत्येक अवयव का संबंध सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ होना चाहिए, यह तत्समक कहता था। और स्वतुल्य ये कहता है कि किसी भी सेट के प्रत्येक अवयवों का संबंध स्वयं केवल और केवल नहीं, स्वयं के साथ हो, लेकिन किसी और के भी साथ हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल स्वयं के साथ होना जरूरी है। जैसे हमने ले लिया ए बराबर अगर 1, 2, 3, तो एक संबंध हमने ले लिया R1 बराबर 1,1,
1, 2, 2, 2, 3, 3, फिर 1, 2, फिर 2, 3। तो ये हमारा जो संबंध होगा ना वह स्वतुल्य संबंध होगा। कैसे स्वतुल्य संबंध होगा? हमारा डेफिनेशन क्या है कि उसका प्रत्येक अवयव, उसका क्या, प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो, बस उतना कंडीशन फुलफिल कर ले। तो यहां देखो हमने लिया है 1, 2, 3, 1, 1 के साथ संबंधित है, 2, 2 के साथ संबंधित है, 3, 3 के साथ संबंधित है, उसके बाद किसी और के साथ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। फिर एक देखो ना, यहाँ 1, 2 से संबंधित हो गया, 2, 3 से संबंधित हो गया ना, यहाँ 1, 2 से, 2, 3 से, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसका यह है कि भाई इसको अपना खाना पीना मिलता रहे, बाकी लोग को मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग होते नहीं भाई केवल हमको ही मिलना चाहिए, किसी और को मिलना नहीं चाहिए, तो वह आइडेंटिटी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, तत्समक हो जाएगा, और ये स्वतुल्य होगा। उसी प्रकार R2 हम ले लें, मान लो R2 ले लें, 1, 1, 3, 3, मान लो हमने ले लिया 2, 1, 2, 3। अब ये बताओ तो यह क्या हमारा स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, जैसे इसके डेफिनेशन के अनुसार प्रत्येक समुच्चय, जो इसका प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं के साथ संबंधित होना चाहिए। तो 1, 1 के साथ संबंधित है, 3, 3 के साथ संबंधित है, लेकिन 2, 2 के साथ संबंधित नहीं है इसमें कहीं भी, जबकि नियम के अनुसार होना चाहिए। इसलिए यह हमारा क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये हमारा नहीं है संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला बात करते हैं सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध क्या होता है कि अगर लेकर चल रहे हैं, माना ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, बी एलिमेंट है कैपिटल बी का, और यदि ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध भी किससे, ए से हो जाए, बी का संबंध भी किससे हो जाए, ए से हो जाए, तो यह संबंध जो होता है वह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। वह संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध कहलाता है। जैसे मान लो ब्रदर ब्रदर कह सकते हैं, ब्रदर ब्रदर वाला, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें राम जो है वो श्याम का भाई है, राम जो है वो श्याम का भाई है, तो श्याम भी तो राम का भाई हो जाएगा। अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का, अगर राम रिलेटेड है किससे, श्याम से, तो श्याम भी तो रिलेटेड हो जाएगा किससे, राम से। तो अब ये देखो, एक चीज याद रखना कि जब भी रिलेशन देगा ना, तो रिलेशन देगा तो ये उसको देना चाहिए कि एक्चुअली उस रिलेशन में क्या मेंशन कर रहा है। उस रिलेशन में जैसे अभी बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों ने हल किया, तो ये तो बताता था कि संबंध है, लेकिन कैसा संबंध है उसके लिए कंडीशन देता था। क्या कंडीशन देता था? R इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ए माइनस बी इक्वल टू 2, ऐसे कुछ करके देता था। तो अब यहां संबंध तो है, राम और श्याम के बीच संबंध तो है। कैसा संबंध है? भाई का संबंध है। कैसा? तो अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा, तो ये सिमेट्रिक संबंध होगा। लेकिन अगर कहते हैं राम श्याम का बाप है तो श्याम भी राम का बाप होगा, ये फॉलो करेगा कंडीशन? ये कंडीशन फॉलो करेगा? अगर मान लो कि सीता राम की पत्नी है तो राम भी सीता की पत्नी होंगे, ये कैसे संभव है? यह है संभव, तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक क्या होगा कि दोनों तरफ से वो फॉलो करना चाहिए, वो दोनों तरफ से फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लो हमने एक संबंध ले लिया, मान लो ले लिया सेट ए बराबर 1, 2, 3। पहला संबंध मान लो हमने ले लिया 1, 2, 2, 3, फिर 3, 2, फिर कितना 2, 1, हमने एक संबंध ले लिया। तो अब ये बताओ तो एक भी 2 से संबंधित है तो 2 भी तो 1 से संबंधित है ना,
अगर एक 2 से संबंधित है तो 2 भी 1 से संबंधित है, अगर 2 3 से संबंधित है तो 3 भी 2 से संबंधित है। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा। ये कौन सा संबंध होगा? सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा हमारा। तो ये सम्मित संबंध समझ में आया ना? सम्मित संबंध क्या होता है? तो सम्मित संबंध में क्या, अगर ए बी से संबंधित है तो बी भी अगर ए से संबंधित हो जाए तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? सम्मित संबंध कहते हैं। और लास्ट देखते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है? संक्रामक संबंध हमारा होता है कि अगर किसी समुच्चय ए बी और सी में, किसी समुच्चय ए बी और सी में उनके अवयव, अगर ए संबंधित है किससे? अगर ए संबंधित है बी से, बी संबंधित है किससे? बी संबंधित है सी से, और अगर ए संबंधित हो जाए किससे? अगर ए संबंधित हो जाएगा सी से, तो यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। यह संबंध हमारा क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे अगर हमने ले लिया, मान लो ए बराबर 1 2 3, ये हमने सेट ले लिया। तो यह हमने R1 लिया 1,2 2,3, फिर हमने ले लिया 1,3। तो ये हमारा जो संबंध होगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, फिर 1 3 से संबंधित हो गया। अगर हमने ले लिया R2 इक्वल टू 1,2 2,3 फिर 3,2, ये ले लिया, तो क्या यह संक्रामक संबंध होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ 1 तो 2 से संबंधित है और 2 3 से भी संबंधित है, लेकिन ये इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि 1 3 से संबंधित हो, यह इसमें कहीं भी नहीं बताया है, इसलिए यह तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर रिश्तों की बात करें तो मान लो अगर राम श्याम का भाई है और श्याम जो है वह मोहन का भाई है, राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई है, तो ये कंडीशन फॉलो कर देगा कि राम जो है वो मोहन का भाई होगा। तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। अगर राम श्याम का भाई है और राम का भाई श्याम है और श्याम का भाई क्या है, तो जाहिर सी बात है कि राम का भाई कौन होगा? मोहन होगा। लेकिन अगर फ्रेंडशिप की बात करें, राम का मित्र श्याम है और श्याम का मित्र मोहन है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि राम और मोहन भी मित्र होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि राम और मोहन भी मित्र होंगे। मान लो तुम लोग में से किसी एक का मित्र यहाँ कोई है और उसका उसके गांव में कोई मित्र है, तो क्या कोई जरूरी थोड़ी है कि ये वाला और गांव वाला भी एक दूसरे के मित्र होंगे? यह संभव है? नहीं संभव है। तो फ्रेंडशिप वाला तुम्हारा क्या होगा? संक्रामक संबंध नहीं होगा, लेकिन ब्रदर वाला संक्रामक संबंध होगा। सब समझ में आया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार थोड़ा सा घर से रिवीजन करके आना।